यह आपकी किताब है दोस्तों, 7th स्टैंडर्ड की। और इसमें जो दूसरा पाठ्य घटक है मधुर भाषा, उसको हम ठीक तरह से एक एक पंक्तियों को पढ़कर उसे हम अब समझ लेंगे। देखिएगा, पाठ्य घटक की शुरुआत ऐसी है कि भाषा भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है, यानी कि व्यक्ति का अधिकार है कि वो भाषा, कौन सी भी भाषा का उपयोग कर सकता है बात करते समय। लेकिन हाँ, जिस भाषा का वह उपयोग कर रहा है वह भाषा सामने वालों को भी समझने आनी चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग करना भी जरूरी है। इसलिए भाषा सबका अधिकार है। हर एक व्यक्ति भाषा के रूप में अन्य व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर सकता है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। और अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। उनका कहना यह है कि भाषा के कारण मनुष्य में प्रगति हो चुकी है। एक समय ऐसा था कि मनुष्य भी जानवर था, अर्थात वह जो बंदर वगैरह, तो उससे वो उसमें तरक्की हो गई। धीरे धीरे वो वार्तालाप हुआ भाषा के साथ में। वह सबसे पहले सांकेतिक भाषा के रूप में बात करता था, संकेत के रूप में, ऐसा वैसा करके, इधर आओ वगैरह ऐसा। लेकिन धीरे धीरे अब बोलियाँ, शब्द उसे समझ आने लगा और वस्तुओं को नाम दिए जाने लगे, बात करते रहे। फिर भाषा में धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगी और यह जो भाषा का इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति ने अपनी उन्नति कर ली है। उसके पास बल जो होता है जानवरों से भी वह बल कम है उसके पास। जानवरों के पास भाषा नहीं होती, इसलिए जानवर उन्नति नहीं कर सके, वह जैसे के वैसे रहे। लेकिन उन जानवरों में से ही यह मनुष्य आगे आया और जानवरी उसका जो उस समय जो जानवर था यह इंसान, तो उसके अंदर में जो इंसानियत थी, उस भाषा या फिर वार्तालाप के कारण इंसानियत बाहर आने लगी। और क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, उसका उपयोग करके उसने भाषा का इस्तेमाल किया, भाषा में सुधार लाया। वो भाषा में सुधार लाने के बाद वार्तालाप बढ़ गया और लोगों में सुधारना होने लगी, उनमें तरक्की होने लगी। अब जानवर जो है पीछे रह गए और हम मनुष्य लोग जानवरों से बाहर आकर, बाकी जो जिनके पास बुद्धि नहीं है वो जानवर पीछे रहे, जिनके पास बुद्धि थी वे जानवर आगे चले गए, अर्थात हम। और अब हम जानवर के मनुष्य बन गए हैं और मात्र आज भी हमारे पास जो बल है वह कम है अन्य जानवरों के हिसाब से। या फिर उनके साथ हम जब ये करेंगे कि किसके पास ज़्यादा बल है, तो जानवर में ही हमारे से ज़्यादा बल है, लेकिन हमारे पास जानवरों से अधिक बौद्धिकता है, बुद्धि है और साथ ही साथ भाषा है। तो भाषा और बुद्धि, इन दोनों के माध्यम से मनुष्य का विकास हो चुका है। पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया और यह सब भाषा के द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सका। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा के माध्यम से क्या हुआ, हमारे ज्ञान की, हमारे अनुभव की रक्षा होने लगी। यानी कि जीवन में जो हमें अनुभव आने लगा था वह अनुभव हम सीखते चले गए, वह भी भाषा के माध्यम से। और वे कहते हैं कि पंच महाभूतों को मनुष्य ने वश कर लिया, इसलिए उसके अंदर का जानवर अब चला गया और वह पूरी तरह से अब इंसान या मनुष्य बन गया। इसलिए उसने तरक्की पा ली और यह सब हुआ तो भाषा के कारण। अब यह निबंधकार कहते हैं कि पंचमहाभूत, अब पंचमहाभूत का अर्थ क्या है? पंचमहाभूत का मतलब 5 विकृतियाँ जो हमारे अंदर बसी हुई होती है, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो है ये सब 5 विकृतियाँ हैं जिसके कारण व्यक्ति जानवर बन जाता है। लेकिन जानवरी उसके अंदर की अब कम हो गई, क्योंकि उसने इन सभी विकृतियों पर अपना काबू पा लिया है। इसलिए वह पूरी तरह से इंसान बन चुका है और उसकी तरक्की हो गई है, उन्नति हो गई है, और ये सब भाषा के कारण हुआ।
भाषा के द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर सकता है तथा मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है और कटु शब्द मात्र मित्रों के मन में वैमनस्य भी पैदा करता है। निबंधकार कहते हैं कि भाषा के कारण मनुष्य में सामाजिकता बन गई या फिर सामाजिकता आ गई। सामाजिकता का मतलब होता है समाज में किस प्रकार रहना है, समाज में किस प्रकार अपनी वार्तालाप करना है। यह वार्तालाप हम भाषा के माध्यम से सीखें या भाषा के कारण हम वार्तालाप कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे मन हम में आज सामाजिकता का गुण है। समाज में हम कैसे रहना है, हमारे पास ये गुण है, समझदारी है। लेकिन कभी कभी भाषा भी, जिसका दुरुपयोग करना भी, भाषा का दुरुपयोग भी हमारे लिए एक नुकसान साबित हो सकता है। दुरुपयोग करना, भाषा का दुरुपयोग करना, वो कैसे? वे कहते हैं कि मधुर शब्द रूहों को मिलाता है। रूह का मतलब होता है मन। मधुर शब्द यानी कि मीठे शब्द दो मनों को जोड़ता है, अर्थात दो अलग अलग व्यक्ति एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं मधुर भाषण के कारण। लेकिन कटु शब्द दो मित्रों में भी दरार पैदा करता है, उनमें दुश्मनी पैदा करता है, वैमनस्य पैदा करता है ना। गाली गलौज किया तो सामने वाले को बुरा लगेगा और वह मित्र उसके साथ में रहना छोड़ देगा, तो वह हो गया वैमनस्य। अब आगे कहते हैं, अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं? साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वह मधुर कहलाती है। और मधुर भाषा का भी माधुर्य यह भाषा का भी गुण है। वे कहते हैं मधुर भाषण हम किसे कहेंगे? तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। मधुर भाषण हम किसे कहते हैं? तो जो हमारे मन के अनुकूल होती है, यानी कि मनोनुकूल, मन के हमारे मन के अनुकूल होती है और वस्तुतः सामने वाले के भी मन के अनुकूल होती है, वह मधुर भाषण। और भी कहते हुए वो और भी एक शब्द में कहते हैं मधुर भाषण किसे कहते हैं? तो वे कहते हैं कि चित्त द्रवित होता है, ऐसा वाला मधुर भाषण करना। चित्त का द्रवित होना अर्थात सामने वाले का दिल जो है वो पिघल जाना। जैसे कि देखो भिखारी कैसे मधुर भाषण करता है, ओ बाबूजी 1 रुपया दीजिए ना प्लीज़। नहीं, तो वो कहेगा बाबूजी कृपया आप हमें कुछ तो दीजिए। जो सड़क पर आप जा रहे हैं और कोई भिखारी है, कुछ तो दे दो बाबा, 2 दिन से भूखे हैं, बाल बच्चे भी भूखे हैं। तो ये वाला शब्द और आप उनके चेहरे का जो भाव है, ये सब आप जब उसको पढ़ लेते हैं, उस भावों को, उसके शब्दों को सुन लेते हैं, तब आपका मन जो है द्रवित होता है, यानी कि पिघलने लगता है। आपका जो चित्त है वो द्रवित हो गया, क्योंकि आपके मन में विचार था कि आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल के बारे में सोचते हैं कि उसी समय भिखारी आया, वो कहने लगा कि कुछ तो दीजिए, 2 दिन से भूखा हूँ, ऐसा वगैरह, ऐसा मुंह चेहरा कुछ लटका के बात की उसने, तो आपका मन द्रवित हो गया, चित्त आपका घूम गया और आपने उसको मदद की। तो ये हुआ मधुर भाषण। ये हुआ ऐसी भाषा के साथ बात करना जो भाषा जिस भाषा में माधुर्य घुला हुआ होता है, यानी कि मिठास। और गुलाब राय कहते हैं कि माधुर्य भाषा का तो गुण है ना। हर एक भाषा का गुण माधुर्य होता है। माधुर्य का मतलब होता है भाषा में मीठास होना, यानी कि मीठापन। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचनों का माधुर्य, वचन यानी कि बोलना, वचन यानी कि बोलना, बोलने का माधुर्य यानी कि मीठा बोलना क्या होता है? हृदय का द्वार खोलना है। तो हृदय का द्वार खोलने की चाबी क्या है? मीठा बोलना है। और कहते हैं वे कि एक वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी ज़्यादा है। वचनों का आकर्षण यानी कि बात करते समय हम बहुत ही मीठी तरह से, बहुत ही मीठी मीठी शब्दों में सामने वाले से बात करेंगे तो वह उसकी तरफ इतना आकर्षित होगा कि जिस प्रकार ये जो चुंबक होता है ना, जो लोहे को चिपकता है, उसमें जो शक्ति होती है लोहे को आकर्षित करने की,
या फिर गुरुत्व आकर्षण की जो शक्ति है उससे भी कहीं अधिक शक्ति हमारे उस मीठी भाषा में है। जबकि हम किसी के साथ वो मीठी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत वह अपना हो जाएगा। तो देखिए ये मधुर भाषा का वर्णन यह निबंधकार किस प्रकार करते हैं कि हमने जब मिठास भाषा में बोल दिया तो किस प्रकार उसका परिणाम होगा, यह हमारे सामने निबंधकार निबंध के रूप में रखते हैं। और कहते हैं वे, एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना भी सकते हैं। एक ही बात को हम कटु शब्दों में भी उसका वर्णन कर सकते हैं और एक ही बात का वर्णन हम मीठे शब्दों में भी कर सकते हैं। अर्थात मैंने उसके पहले आपको एक प्रसंग बताया था, उस प्रसंग का वर्णन हम उस प्रसंग को दो वर्णनों में बता सकते हैं। पहला है कटु भाषा में वर्णन करना, दूसरा है मीठे भाषा में वर्णन करना। अब आगे है देखिए, वे कहते हैं कि बाणभट्ट एक कथा एक प्रसंग जो मैंने उसके पहले बताया था, अभी बताएंगे। पहले मैंने केवल पिता कहा, यहाँ पे जो है वो कहानी में जो दिया गया है वो सत्य आपके सामने आएगा कि बाणभट्ट जब मरने वाले थे तब मात्र वह प्रश्न उठा कि मेरी जो कादंबरी है, यानी कि बाणभट्ट ने जो लिखी हुई कादंबरी है वह आधी रह गई, अब आधी पूरी कर लेनी है। तो बाणभट्ट सोते हुए ही सोच लेते हैं कि मेरे दो बच्चे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, इनमें से किसके पास वह कादंबरी लिखने के लिए देनी है जिसे पूर्णत्व वह लिखने वाला कर सके। तो लिखने वाले दो बच्चों में से कौन सा बच्चा जो पूरी तरह से उसके विचार, उसकी बात साहित्यिक है, वह समझ लेने के लिए छोटी सी परीक्षा लेते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न था कि पिताजी सामने वाले सूखे वृक्ष को देखकर कहते हैं बड़े लड़के को कि उसका वर्णन करो। तो बड़ा लड़का कहता है शुष्क काष्ठ तिष्ठत्यग्रे, यानी कि सात्य अग्रे, अग्रे यानी कि सामने। तो सामने वाला जो मेरे सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, मेरे सामने जो यह वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से सूखा हुआ है और एक लकड़ी के समान दिखाई दे रहा है, बस। तो दूसरा वाला छोटा बच्चा उसका वर्णन अलंकारिक रूप में सुंदर शब्दों में करता है। देखिए कि वो कहता है नीरस तरुवर विलसति परतः, नीरस तरुवर विलसति परतः। मेरे सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है वह बार बार मुझे मोह दे रहा है, यानी कि मेरे मन में मोह पैदा कर रहा है, मेरा आकर्षण खींच रहा है या मेरे मन में आकर्षण पैदा कर रहा है। तो कितना सुंदर वर्णन किया उन्होंने उस सूखे हुए पेड़ का कि नीरस तरोवर विलसति परतः, बार बार, परत यानी कि फिर से बार बार वह सूखा हुआ पेड़ मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रहा है, इतना वह सुंदर है। वह सूखा हुआ पेड़ इतना सुंदर है कि मुझे वह बार बार आकर्षित कर रहा है, ऐसा वर्णन करता है। फिर बाणभट्ट सोचते हैं कि बड़े बच्चे से भी अधिक साहित्य लिखने के लायक मेरा छोटा बच्चा है, इसलिए छोटे बच्चे की तरफ यह काम सौंप देंगे और उसको वह काम पूरा करने के लिए दे देते हैं। ये हो गया छोटा सा प्रसंग। तो इस प्रसंग में हमारे निबंधकार गुलाब राय जी को इतना ही कहना है कि दोस्तों, आप हमेशा जो भी बात करते हैं या फिर किसी प्रसंग का वर्णन करते हैं तो मीठे शब्दों में वर्णन करना, ना कि कटु शब्दों में नहीं। मीठे शब्दों में वर्णन करो, कटु शब्द में नहीं। आगे है साहित्य के शब्द संयोग की बात साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर करके रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक होता है। वे कहते हैं कि भाव यानी कि मन का भाव को एक प्रभावशाली भाषा में जो व्यक्ति व्यक्त करता है तो उसकी जो व्यक्तता, उसका जो उच्चारण, उसके जो शब्द, उसकी जो बोली, यह जो वार्तालाप है वह साहित्यिक होता है। कब साहित्यिक होता है? जब मन के अंदर पैदा हुए जो भाव है वह भाव प्रभावशाली भाषा में बाहर ले आना। जैसे कि अब एक वृक्ष आपके सामने है और किसी ने कहा कि वृक्ष का वर्णन करो, तो एक बच्चा कहेगा ये वृक्ष
सूखा हुआ है, नीरस है, तो दूसरा बच्चा कहेगा कितना सुंदर वृक्ष है सूखा हुआ, कितना सुंदर वृक्ष है, सूखा हुआ है, लेकिन कितना आकर्षित कर लेता है। मतलब दोनों के भी वर्णन का जो प्रसंग में वर्णन का अर्थ एक ही है। पेड़ तो सूखा है, लेकिन उस पेड़ का जो वर्णन किया, एक ने केवल उसको एक लांछन के रूप में, सूखा हुआ वृक्ष के रूप में छोड़ दिया, तो दूसरे ने सूखा हुआ तो कहा, लेकिन आकर्षक भी कहा, सुंदर भी कहा। ये भाषा का वर्णन, ये किसी प्रसंग को वर्णन करने का एक तरीका है। तो ये दो अलग अलग तरीके उन्होंने बताए। वे कहते हैं कि जो मित्र गलत फहमी, दो मित्र है, दोनों में झगड़े हो गए, तो दोनों भी अपनी अपनी तरफ से अपना विचार कर लेते हैं, लेकिन मानने को कोई भी तैयार नहीं है कि जाने दीजिए, जो भी गलतफहमी है छोड़ देंगे, जो हुआ उसको भूल जाओ, ऐसा कोई भी नहीं कहता। अहम होता है मन में, अहम, अहंकार। तो हमारे निबंधकार कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मित्र सभी गलत फहमियों को, गलत विचारों को, कुछ बुरा सुन लिया, बुरा बता दिया, ऐसा घटित प्रसंग, उन सबको भूल जाकर सामने वाले को अपना फिर से मित्र बना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक होता है। आगे कहते हैं, वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बना देती है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बना देती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य का आदर के साथ बात करना, उसे सम्मान मिल जाता है, जिसके साथ उसके कारण उसे सम्मान मिलता है, और वह खुद चलकर ही सम्मान पाने के योग्य होता है, क्योंकि वो भाषा का जो इस्तेमाल करता है, बोली का जो इस्तेमाल करता है, शब्द का जो इस्तेमाल करता है, वो बहुत ही मीठे शब्द होते हैं, शिष्ट भरे शब्द होते हैं, शिष्टता से भरे शब्द होते हैं, जिसके कारण उसे समाज में सम्मान मान मिलेगा या फिर मिलता है। लेकिन वे कहते हैं केवल सुंदर पोशाक, अच्छी सी चाल ढाल, ये जो होता है, इसके कारण ही मनुष्य समाज में मान सम्मान नहीं पा सकता। इनके साथ साथ भाषा का माधुर्यता, यानी कि भाषा की माधुर्यता, भाषा का मिठास, यानी कि भाषा की मिठास, बोली की मिठास होना जरूरी है। लेकिन वे कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर शब्द है, विष भरे कनक घंटों, घटों, घट यानी कि घड़ा, विष भरे कनक घटों, विष भरे कनक घटों, कनक यानी कि सोना, कनक यानी कि सोना, तो सोना ये धातु, सोना, तो विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। तो कहते हैं कि पोशाक से, चाल ढाल से व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। ऐसे तो बहुत सारे विष भरे घट हैं, बहुत सारे विष भरे कनक घटों हैं, जो अपना जो आकर्षण है ऊपरी तौर का उतना ही दिखा देते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। जैसे कि वे कहते हैं विष भरे कनक घटों, कनक घट का मतलब होता है सोना, सोने के हंडे, अर्थात रईस आदमी जिसके पास बहुत संपत्ति है, पैसा है, लेकिन उसके दिल में अंदर विष भरा हुआ है, अर्थात जब बात करता है तो विषैली शब्द बाहर आ जाते हैं, अर्थात सामने वाले को चुभ जाए ऐसे शब्द का इस्तेमाल वह करता है। क्यों? क्योंकि अहम होता है उसके पास, पैसा है ना, इसलिए। तो वे कहते हैं कि ऐसा गर्व मत करना, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऊपरी चाल ढाल या ऊपरी उनके कपड़े या फिर जो भी उनका दिखावा है पोशाक का वो दिखाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो मुंह से विष बाहर निकलता है। तो ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ काम के नहीं हैं, उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। लोग
उसके साथ अच्छी बात नहीं करते या फिर उनके सामने ही नहीं जाते। अब निबंधकार कहते हैं कि मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न करके भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं, और कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मधुर शब्द का इस्तेमाल करता है तो दूसरे व्यक्ति में उसके बारे में विश्वास निर्माण होता है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है। इतना ही नहीं बल्कि मधुर शब्द का उपयोग करने से सामने वाले लोगों के मन में उसके बारे में कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, और सामने वाले व्यक्ति सत्यता के साथ अच्छा सा व्यवहार यानी कि आचरण उसके साथ में करेंगे। लेकिन जो कटु व्यक्ति होता है, जो हमेशा गाली गलौज वाली बातों में बात करता है, ऐसे लोगों के सामने कोई भी नहीं जाता, और जो जाता है तो डरते हुए, भय या कांपते हुए जाता है। जो मन में उनके आतंक होता है सामने वाले व्यक्ति के बारे में कि यह कभी भी मुझे गाली दे सकता है, इसलिए जो बात करनी है वो सच बात भी बाहर नहीं निकालता, झूठ बात करके वह मामला जो है वहीं पर रफा दफा करके निकल जाता है। उनके सामने ज़्यादा समय तक वे लोग टिकते नहीं। तो देखो, कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात नहीं करते क्योंकि उनसे वो डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। भाषा की सार्थकता क्या है कि सामने वालों पर प्रभाव हुआ, सामने वालों को आकर्षित किया, तो हो गई भाषा का सार्थकता, हो गई भाषा हमारी सार्थक। तो वे कहते हैं कि ये जो समाज में जो व्यवहार का आदान प्रदान होना आवश्यक होता है, लेकिन वह आदान प्रदान केवल भाषा के माध्यम से होता है। जब आपके पास भाषा के अच्छे शब्द है, यानी कि जो मीठे शब्द होते हैं वो शब्द है, तो आपके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार करेगा और सामने वाला आपको सम्मान भी देगा। लेकिन मधुर वचन, वे कहते हैं, जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन उसको प्रसन्न भी कर सकते हैं, और वह प्रसन्नता का जादू बड़ा ज़बरदस्त होता है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसका ही बन जाता है। यह उनका कहना है निबंधकार का। आगे कहते हैं, मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव की शिष्ट मधुर हो। भाव कैसा होना चाहिए? शिष्ट और मधुर भाव होना चाहिए। केवल मधुर वचन बोलने से नहीं जमता, हमारे जो चेहरे पर भाव होते हैं वो भी मधुर होने चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति, मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ और लटका हुआ मुंह है और कह रहा हूँ कि अच्छे शब्दों में बात करो, तो आपको कैसे लगेगा? अरे यार, कैसे भाव है उनके, है ना। जो भाव भंगिमा दिखाई दे रही है चेहरे पर, वो तो रुआ सा मुँह, रोता हुआ या फिर गुस्सा वाला मुँह, और बात कर रहे हैं मीठी मीठी। सामने वाले लोग उस बात को तो सुनेंगे लेकिन जल्दी समझ लेंगे कि इसके मन में कुछ और चल रहा है और बात कुछ और ही कर रहा है। तो ऐसे वे कहते हैं कि मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को अपना आचरण भी शिष्ट कर लेना जरूरी है, अपने भावों को भी बदलना जरूरी है। और वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भावों को नहीं बदलता और केवल मीठी बात करता है तो वह मुलम्मे का बनाया हुआ सिक्कों के समान है, यानी कि मुलम्मे के सिक्कों के भांति बेकार हो जाएगा। मुलम्मा का मतलब होता है वो जो मिट्टी के सिक्के होते हैं ना, मिट्टी के बनाए हुए, जो कि हाथ से गिर गया वो सिक्का तो टूट जाता है, तो ऐसे सिक्के कुछ काम के नहीं है ना। या फिर वो सिक्का लेकर आप दुकान पे जाइए और बोलो कि शक्कर देना भाऊ, ये 5 रुपये का छोटा सा एक कॉइन बनाइए मिट्टी का, और आपको कि एक चॉकलेट देना, वो देता है कि देखो नहीं देता, क्योंकि उसको कोई सम्मान ही नहीं है ना। तो बाबू गुलाब राय कहते हैं, जो व्यक्ति मीठी बात करता है तो उसे सम्मान मिलता है। जो कि आप सच वाला कॉइन यानी कि सिक्का लेकर जाओ, आपको जो चाहे मिलेगा दुकान पर, लेकिन जैसे कि इस मिट्टी का कॉइन लेके जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा दुकान पर, आपको पागल कहेगा वो आदमी। तो उसी प्रकार जिसके भाव
ठीक नहीं रहते, जिसके भाव भंगिमा है उस बात के समान हंसती हुई आनंदी चेहरे वाली नहीं होती, और बात मात्र खूब बहुत ही बढ़िया कर रहा है लेकिन चेहरे पर कुछ ऐसे भाव नहीं है, इसका मतलब है कि बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। देखिए, मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं, उसके चेहरे के असली परिचायक उसके कर्म होते हैं। जिस प्रकार वह कर्म करता है उसी प्रकार उसका चेहरा बनता है। तो चेहरे के असली परिचायक होते हैं और उसके कर्म भी होते हैं, किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। मानो ही महता धनम, अर्थात मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। देखिएगा, इनका कहना है जो लोग बुरे कर्म करते हैं तो उनके चेहरे पर भी वह भाव भंगिमाएं दिखाई देती है। जैसे किसी ने चोरी की और हम पूछते हैं कि क्या आपके पास वह पेन है जिसका अभी पेन गुम चुका है, इस आपके बाजू वाले बेंच पर बैठने वाले उस बच्चे का, तो क्या आपके पास है? तो वो हंस, या फिर एक ठीक वाले चेहरे से जो कि उसने नहीं लिया तो सत्य वाले चेहरे से, नहीं सर मेरे पास नहीं है, ऐसा। और जो जिसने चोरी की है सच में, लेकिन बात करते समय वो कहेगा नहीं मेरे पास नहीं, मैं क्यों लूँ, ऐसा। तो जब वो ऐसा कहेगा तो समझना है कि उसके भाव जो है वह ऐसे बता रहे हैं कि उसने कुछ तो भी किया है या फिर उसके पास ही पेन है। तो इसलिए बाबू गुलाब राय कहते हैं व्यक्ति के चेहरे पर जो भाव दिखाई देते हैं वह भाव उसके अंदर क्या चल रहा है, या फिर उसने काम क्या किया था, या फिर क्या कर्म किया था, उस कर्म का परिचय देते हैं, या व्यक्ति के काम का परिचय उसके चेहरे पर से मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए, वे कहते हैं कि मानो, और एक वचन बोलते हैं वे कि मानो ही महता धनम, यानी कि मान यानी कि सम्मान ही व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण धन है, सम्मान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। तो वे कहते हैं जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं किया जाता। तो रहीम अपने शब्दों में उसका वर्णन करते हैं। कवि रहीम कहते हैं अमित पिया वे मान बिनु सोनर मोहिन सुहाय, अमित पिया वे मान बिनु सोनर मोहिन सुहाय। हमें मान के बिना, सम्मान के बिना, जो व्यक्ति मान के बिना या सम्मान के बिना कुछ देने की इच्छा रखता है ऐसे व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। जो व्यक्ति मान के बिना, सम्मान के बिना सामने वाले को कुछ देने की इच्छा रखते हैं ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। अब उसका उदाहरण देखिए, आपके सामने भिखारी आया, उसने कहा कि मुझे कुछ तो दीजिए साहब, मेरे पास मैं कल से भूखा हूँ। तो आप कहेंगे ठीक है आप चिंता ना करें, मेरे पास जो थोड़ा बहुत है ना, तो मेरी इच्छा क्या हो सर मैं आपको दे दूँगा। ये क्या हुआ, ये सम्मान के साथ। और आप कहते हैं लीजिए, कुछ होटल में जाके खाइए, और ये जो है ये इस पैसों, दूसरे जो पैसे फिर से निकालते हैं और कहते हैं कि ये जो है ये आपके बाल बच्चों के लिए घर पे कुछ ले जाना, उनको भी खिलाना पिलाना। ये क्या हुआ, सम्मान के साथ आपने उसे दिया, आदर के साथ दिया, या फिर अच्छी बात करते हुए दिया। लेकिन कोई व्यक्ति कैसी बात करता है भिखारी के साथ, क्या है रे, तो कहता है दीजिए ना साहब दीजिए ना, चल रहे चल फोट यहाँ से। तो वो कहता है नहीं साहब बच्चे कल से भूखे हैं घर पे। तो वो कहता है हाँ ठीक है ये ले 10 रुपये, चल जा भाग। तो ये बात करने का तरीका ठीक नहीं था। तो गुलाब राय कहते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देने की तो इच्छा रखी, लेकिन देते समय मान सम्मान के साथ नहीं दिया, उसका अपमान ही किया। तो यहाँ पर रहीम भी कहते हैं कि मुझे ऐसे लोग भी पसंद नहीं है। अमित पिया वे मान बिनु सोनर मोहिन सुमाय, हमें मान के बिना ही या फिर सम्मान के बिना ही सामने वालों को दान करने वाला व्यक्ति कतई पसंद नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं, रहीम कहते हैं। या फिर मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक अवश्य गुण हो जाता है, ये उनका कहना है निबंधकार का, कि अच्छा वाला भाषण, मिष्ट यानी कि मधुर, तो मीठा भाषण
समाज सेवक का एक गुण होता है। तो समाज सेवक का गुण क्या है? मिष्ट भाषण। उसके नीचे अंडरलाइन करो। आगे है, ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं, किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर देता है। लेखक कहते हैं, ये निबंधकार कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम समझ पाते हैं। इसलिए शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन उस शिक्षा के कारण हमें भाषा का कि कहाँ पर और किस प्रकार इस्तेमाल करना है, यह समझना भी जरूरी है, अर्थात समझ होना भी जरूरी है। तो वे कहते हैं मन और वाणी तथा कर्म का सामंजस्य मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। मन, वाणी और अपना कर्म, इन तीनों का सामंजस्य, इन तीनों का जोड़ जो मीठा होगा, अच्छा होगा, तो वह व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है समाज में। तो अच्छा बोलना, मन में अच्छे विचार, बाहर भी अच्छे विचार आएंगे, और आपका जो काम है वह भी सत्य और अच्छे होंगे, तो समाज में आपको सम्मान मिलेगा। अब निबंधकार और एक अच्छी बात करते हैं हमारे साथ। देखिए क्या लिखते हैं वे, यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है, लेकिन दूसरों के स्वाभिमान का हनन करते हुए उसे कुछ दे देना या फिर उस पर उपकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर कोई महत्व नहीं रखता। उनका कहना है कि दुधारू गाय की 2 लातें ठीक समझ लेना, मतलब जो कुछ हमेशा हम पर उपकार करता, यानी कि कुछ धन देता है हमें, जो भी हमेशा कुछ हमें देते रहता है या फिर हम उनसे लेते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में व्यवहार करते हुए कभी कभार ये लोग जब गुस्सा करते हैं या फिर गाली गलौज देते हैं, या फिर गाली गलौज देकर मान सम्मान न देकर जब देते हैं, तब उनका यह जो उपकार करना, यह देना, दान करना कोई महत्व नहीं रखता, ऐसा निबंधकार कहते हैं। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन विनयपूर्वक व्यवहार ही शिष्टाचार होती है। विनयपूर्वक व्यवहार शिष्टाचार होता है। विनय का मतलब होता है जो शीलता के साथ, शांति, समझदारी के साथ सामने वाले के साथ बात करना, श्रेष्ठता का आचरण, कृपया, प्लीज़, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम सामने वाले के साथ जब बात करते हैं, ये शिष्टता हुई। तो विनय के साथ में बात करना हुआ, और जो व्यवहार है वह शिष्टता का है। तो विनयपूर्वक व्यवहार जब शिष्टता होती है, लेकिन शिष्टता का अर्थ आजकल के लोग समझते हैं कि जैसे कोई दिखावा या फिर तकल्लुफ ऐसे समझते हैं। तो इसलिए ये जो है आजकल समाज में से यह शिष्टाचार या ये विनयपूर्वकता, ये जो है ऐसे लोग जो समझते हैं ऐसा कुछ, जो नकारात्मक दृष्टि का विचार करने वाले जो लोग होते हैं, तो ऐसे लोग इस शिष्टता का आचरण अपने व्यवहार में नहीं लाते। तो सकारात्मक दृष्टि रखिए, सामने वाले के साथ अच्छी बात कीजिए, ये निबंधकार का कहना है। निबंधकार कहते हैं शिष्टाचार वाणी का भी होता है ना, वाणी का शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी होता है। वाणी के शिष्टाचार में अपनों से बड़ों को आप कहना, है ना, अपने से बड़ों को आप कहना, या फिर जैसे कि कहते हैं आप क्या कहते हैं, ऐसा कहना, है ना, क्या कहते हैं कि अलावा आप, ये सब बोलना, तुम नहीं, आप लगाइए, आपसे बड़ा है वो आप लगाइए वहाँ पे, या फिर आपकी क्या आज्ञा है, आदि वाक्य हम जब लगाते हैं तो कुछ लोग उसको कुछ ठीक सा नहीं समझ लेते, और उन लोगों को वह बात जिनको ठीक नहीं लगती वे उसको सहन नहीं करते हैं, चल निकल यहाँ से, है ना, और जिनको ठीक लगती है उन्हें वह बात भाती है, वह विचार भाते हैं, उसे वांछनीय विचार कहते हैं, है ना, कि उसे कहते हैं कि जैसे कि चाहने योग्य ऐसे बातों में बात कर लेना, जैसे कि आप, आपकी वगैरह ऐसे शब्द लगाना।
कुछ कुछ लोग कृपया और धन्यवाद यह शब्द लगाना भी शिष्टाचार होता है, ये निबंधकार कहते हैं। निबंधकार कहते हैं जैसे कि आप शब्द लगाना भी शिष्टाचार है, कृपया और धन्यवाद ऐसे शब्द लगाना भी। किसी का जैसे कि कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है, और काम होने के बाद या फिर पश्चात, काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी शिष्टाचार का आचरण समझ लेते हैं, या फिर समझना जरूरी है कि उसे शिष्टाचार ही कहते हैं। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए, और उसके संबंध में ऐसा शब्द भी नहीं कहना चाहिए कि जिससे प्रकट हो कि काम अन्य मनस्कता से किया जा रहा है और उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है, या तो कोई वस्तु न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचनीय दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि काम किसी का करते हैं, लेकिन काम करते समय उनके मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलते, तो उसे कहते हैं वचनीय दरिद्रता। सामने वालों पर उपकार तो करते हैं लेकिन बात करते समय ठीक बात नहीं करते, तो ये हुई वचनीय दरिद्रता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा निबंधकार कहते हैं। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए, और इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या फिर आर्थिक मजबूरी हो, शिष्टता के साथ ही होना चाहिए। वे कहते हैं कि आपको किसी वस्तु के लिए, कोई मांगने के लिए आया और किसी वस्तु के लिए आपको इनकार करना है, तो इस प्रकार इनकार कीजिए कि वह आपकी मजबूरी सामने आ जाए कि आपके पास वो वस्तु नहीं है और वो सामने के लिए वो सामने वाला मांग रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं भैया मेरे पास छुट्टा नहीं है। तो ये हुआ आपके भाव पर भी आया, आपके पास कुछ नहीं है, यह मजबूरी भी दिखाई दे रही है, और सच में आपके पास नहीं है तो, है ना, झूठ में आप मत कहना कि मेरे पास नहीं है करके, है ना। तो ऐसा, और वे कहते हैं कि जब आपके पास, आपको किसी को इनकार करना है तो अच्छे शब्दों में ही इनकार कीजिए, नहीं भैया आप मेरे पास नहीं है, मेरे पास छुट्टा नहीं है वगैरह। जब वे कहते हैं कि उसमें सैद्धांतिक मजबूरी दिखाई देनी चाहिए, वो आर्थिक हो या फिर सैद्धांतिक हो, लेकिन वो मजबूरी ऐसे दिखाई देनी चाहिए। लेकिन जब इनकार करते हो तो उस इनकार को अभिमान की गंध के साथ इनकार मत करना। अभिमान का गंध, चल मेरे पास नहीं है, छुट्टा नहीं है, चल निकल यहाँ से, ऐसा नहीं बोलना, ये अहंकार की गंध होती है। तो देखो वे कहते हैं, निबंधकार कहते हैं कि इनकार करते समय खेद प्रकट करना, इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। इनकार करते समय दुख प्रकट करना शिष्टाचार होता है। और अंत में कहते हैं कि वार्तालाप में हमको व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा सा अंतर करना होगा। वार्तालाप में व्यापारिक बातचीत अलग होती है और निजी बातचीत अलग होती है। निजी बातचीत और व्यापारिक बातचीत, इसमें कुछ फर्क होता है। तो व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपी तुली हो सकती है। लेकिन निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का भाव नहीं रहना चाहिए, और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। इस प्रकार रहना चाहिए। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध की तरह वार्तालाप करते हैं, यह बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। जितना कहना है उतना ही कहो, ज़्यादा बड़बड़ मत करना, है ना, ऐसे बुलावरा कहते हैं, है ना। व्यापारिक बातचीत कैसी होगी कि नपी तुली, यानी कि तोल मोल करके शब्दों को बाहर निकालो, यह व्यापारिक बातचीत हुई। और निजी बातचीत यानी कि आत्मीयता वाले लोगों के साथ में हम जब बात करते हैं तो वह निजी बातचीत। लेकिन उनके साथ में भी बात करते समय ऐसी बात मत करना कि बहुत बड़बड़ करके वो पूरी तरह से, मतलब वो कहेंगे कि अरे यार क्या इसने दिमाग का दही बना दिया है ना, तो ऐसा मत करो। तो गुलाब राय कहते हैं कि बात करते समय ऐसी करना कि व्यापार की बात अलग, आत्मीयता की बात अलग। आत्मीयता की बात करते समय भी सामने वाले का मन मत दुखाना,
व्यापार की बात करते समय भी व्यापार आपका ठीक चले, इस प्रकार से ही बात करना, मतलब किसी का मन मत दुखाना। तो दोस्तों यहाँ पर ये पाठ्य घटक खत्म होता है, आप उसे पढ़िए, समझिए, सोचिए, उसके पीछे के क्वेश्चन एंड आंसर उसको सॉल्व कीजिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आगे फिर देखेंगे।